मैच्योरिटी भी दिखाएं कि किसी राजनीतिक दल का नेता सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा ना कहे और किसी राजनीतिक दल का नेता ये ना कहे कि पुलिस हटा ली जाए तो मैं दिखा दूंगा। मैच्योरिटी आपको करवाइए ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। जिस दिन इशरत जहां का जजमेंट आएगा, आप और हम यहां आके बैठेंगे और इनको अपने अल्फाज वापस लेना पड़ेगा। करवाइए। पहले 4 साल श्रीमती इंदिरा गांधी की 2/3 बहुमत की सरकार और उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी की सर्वकालीन सर्वशक्तिशाली 414 की सरकार। पंजाब का जो हिंदू है उसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसे 35-1 से कोई भी छेड़खानी करी तो कोई तिरंगे का नाम लेवा नहीं रहेगा। पाकिस्तान कारण था, इसे समझना चाहिए। ओवैसी जी ने कहा कि साहब अकाउंटेबिलिटी की बात करनी चाहिए। मैं फिर पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, मनीष जी ने 71 का वाकया याद दिलाया कि अटल जी ने तारीफ की थी इंदिरा जी की। मैं उसके बाद की बात करता हूं। कश्मीर का मामला 1995 जिनेवा में पाकिस्तान प्रस्ताव लेके आ रहा था कश्मीर को लेकर। अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे और भारतीय पड़े के निचोर विपक्ष के रूप में व्यवहार करना नहीं आता। अब शासन में भी देखिए, पूरे देश में सर्वाधिक आतंकवाद 80 के दशक में फैला। पंजाब का आतंकवाद, कश्मीर की शुरुआत हुई, एलटीटी का आतंकवाद, पूर्वोत्तर का आतंकवाद। 80 के दशक में क्या था? पहले 4 साल श्रीमती इंदिरा गांधी की 2/3 बहुमत की सरकार और उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी की सर्वकालीन सर्वशक्तिशाली 414 की सरकार। यानी भारत की सबसे ताकतवर सरकारों के दौरे हुकूमत में आतंकवाद पनपा। तो न सत्ता में रह के नियंत्रण करना आया, न विपक्ष में रह के किस ढंग से उसका उत्तर देना। आप 2014 में काउंटर है। 2014 में आप भी उतनी बहुमत से आए थे, उतनी मजबूत सरकार आप भी लाए। एक आंकड़ा 2014 में जो चुनाव आप कश्मीर में जीते, विधानसभा का चुनाव जब हुआ था सर, उस वक्त वोटर टर्नआउट था 65.23%। 65% लोग सड़क पर आए थे आपको वोट दिया, जिसमें से आपको आधे वोट मिले। और इनको अपने अल्फाज वापस लेना पड़ेगा। करवाइए। हियरिंग क्यों नहीं करवाते इशरत जहां की आप? हम तो कह रहे हैं कि रोज करवाइए। जाकर गुजरात सरकार कोर्ट में कहे कि हम डे टू डे हियरिंग कराना चाहते हैं। आप क्यों इशरत जहां के प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं? अरे सिर्फ एक इशरत जहां की बात नहीं, अरे करवाइए ना। अफजल गुरु, याकूब बेनर, वो सारी की सारी प्रक्रिया चल रही है। सबकी डे टू डे हियरिंग प्रक्रिया के तहत। एक मिनट अफजल, आप इसका जवाब दीजिए ना। आपने अकाउंटेबिलिटी कही तो आप आईबी की अकाउंटेबिलिटी मानेंगे सीबीआई? सुनिए, एक ही मामले में सरकार की 2 एजेंसी कुछ और कह रही है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना कि छोड़ दीजिए, आप कोर्ट में करा दीजिए। दूसरी बात आप कहते हैं कि क्या कहा आपने अभी? हाँ, ये आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आप सरकार में हैं, आप उनको बोलेंगे, वो सरकार में इनको कहेंगे। आप तमाम इंस्टीट्यूशंस पे अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। ये अपने आप को होली काऊ समझते हैं। तो आपको करना चाहिए। कश्मीर में आप सरकार, अच्छा अफजल गुरु की बात आपने की, क्या महबूबा मुफ्ती ने बयान नहीं दिया अफजल गुरु के ऊपर? बताइए आप। अब आप सरकार, आप 2 साल से उनके साथ पावर शेयर कर रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं होती क्या? मरहूम मुफ्ती साहब ने मोदी के मौजूदगी में नहीं कहा था कि मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान का? आपको तकलीफ नहीं है? अरे ये आप ही तो है ना। जब आप पावर में रहते हैं तो आपके पूरे गुनाह हम भूल जाना। नहीं, महबूबा मुफ्ती ने तो ये कहा, सुधांशु जी, महबूबा मुफ्ती ने तो ये कहा है कि अगर आपने आर्टिकल 370 को खतरा देने वाला नहीं रहेगा, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। सही कहा, बात वहीं खत्म नहीं होती। महबूबा मुफ्ती ने तो ये भी कहा है। सुधांशु इकट्ठा जवाब देना। धारा 370 की बात करते रहे। भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना प्लेटफॉर्म रहा है धारा 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जो इनका एजेंडा ऑफ गवर्नेंस है, जो पीडीपी के साथ उन्होंने साइन किया है, उसमें साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है कि धारा 376 को छुआ नहीं जाएगा। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और चाहे सरहद का इलाका रहा हो, चाहे गांव का इलाका रहा हो, एक भी हिंदू ने पंजाब से 1983 से लेकर 1995 तक पलायन नहीं किया। और जो जम्मू कश्मीर में हुआ, यह अत्यंत ही दुखद था। ये जो कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन हुआ, मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, पर आपको ये जरूर बताऊंगा कि जब पलायन हुआ था, सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की थी, समर्थन उनको भारतीय जनता पार्टी और भारत के वामपंथ का था। तो इसलिए जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं उस पलायन के ऊपर, उसकी जो असलियत है, उसकी असलियत को भी ओन करना सीखे। सुधांशु जी जवाब देंगे इस बात का। आप अपनी 3 साल की सरकार में उनको वापस वहां पहुंचा नहीं पाए, ये फैक्ट है। वो कश्मीर पंडित आज भी अपने घर नहीं जा पाए। सुधांशु जी बयान सही है, लेकिन पलायनवाद नहीं था। देखिए, उग्रवाद के खिलाफ कही गई। यानी भारत की सबसे ताकतवर सरकारों के दौरे हुकूमत में आतंकवाद पनपा। तो न सत्ता में रह के नियंत्रण करना आया,
न विपक्ष में रह के किस ढंग से उसका उत्तर लेकिन देना आप 2014 में आप भी एक काउंटर है, 2014 में आप भी उतनी बहुमत से आए थे, उतनी मजबूत सरकार आप भी लाए। एक आंकड़ा 2014 में जो चुनाव आप कश्मीर में जीते, विधानसभा का चुनाव जब हुआ था सर, उस वक्त वोटर टर्नआउट था 65.23%। 65% लोग सड़क पर आए थे, आपको वोट दिया, जिसमें से आपको आधे वोट मिले होंगे। इस साल 2017 में श्रीनगर में बाईपोल हुआ है, कश्मीर की राजधानी में 2 बार में कराना पड़ा, क्योंकि एक बार कई पोलिंग बूथ पर पत्थरबाजी हो गई थी। एक बार 7% लोग निकले, एक बार 2% वोट निकले, और अनंतनाग में आप आज तक वो बाईपोल करा ही नहीं पाए। अब मुझे बताइए 2013-14 से क्या बेहतर हुआ है कश्मीर? देखिए, बाईपोल्स की जो स्थिति थी वो निश्चित रूप से उत्साहजनक नहीं थी, क्योंकि कश्मीर में समस्या चल रही है। उसका एक कारण यह भी है, अगर पहली बार कश्मीर में कार्रवाई हो रही है, हुर्रियत के नेता जो अपने को भारत की व्यवस्था का दामाद समझते थे, उनको पाकिस्तान से बात नहीं करने दी तो हमने, हम बात नहीं की तो हमने, ईडी की कार्रवाई हुई तो हमारे दौर में, बिल्कुल एनआईए के छापे पड़े, आतंकी वारदातें बढ़ी, मैंने आपको आंकड़े के साथ बताया। वोटर सड़क पर निकल नहीं रहा है। मैं अपनी 14 और 17 में कश्मीर बेहतर हुआ या नहीं, आप तो इस बात का जवाब था। जैसे अभी सबसे उन्होंने बड़ी बात क्या थी पता है? 2001-2003 का जिक्र किया था, सुनिए, 2001 और 2003 का जिक्र किया था, वैसे ही आज का भी एक जिक्र करा। 2001 में एक और अंतर था। 2003 में जब 2001 में कार्रवाई हुई, तब दुनिया की सबसे ताकतवर आतंकवादी शक्तियां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर थी। 2003 आते आते अमेरिका की फौजें वहां आ चुकी थी, मगर 2014 आते आते नाटो फोर्सेस का विड्रॉल हो चुका था अफगानिस्तान से। तो वो लड़ाई जो आतंकवादियों की दोनों फ्रंट पे थी, वो वेस्टर्न फ्रंट की बजाय ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर ज्यादा आ चुकी थी। वो एक अलग टेक्निकल विषय है। मैं एक पॉइंट पे आना चाहता था, जो अकाउंटेबिलिटी की बात कही, बहुत अच्छी बात कही ओवैसी जी ने, क्यों नहीं आईबी और इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पर जिस दिन भारत के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दल ये मेच्योरिटी भी दिखाएं, और किसी राजनीतिक दल का नेता ये ना कहे कि पुलिस हटा ली जाए तो मैं दिखा दूंगा, मेच्योरिटी आपको भरोसा नहीं है, यानी आपको विपक्ष पे भरोसा नहीं है। आप असद ओवैसी का जवाब दें, आपको मतलब भरोसा नहीं है ना? आप लोगों ने कहा था हमें ही बताया करो। एक मिनट पूरी बात करें। भारत के इतिहास में आपको पता है, एक ऐसा पिक्यूलियर मौका भी आया जब भारत सरकार की 2 एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी। इशरत जहां के मामले पे इंटेलिजेंस ब्यूरो कह रहा था कि इशरत जहां आतंकवादी है यूपीए सरकार में, और सीबीआई जो पहले कह रही थी आतंकवादी है, वो कह रही थी अब आतंकवादी नहीं है। किसकी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हो भाई? जवाब देंगे असद ओवैसी साहब। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपकी सरकार 3 साल हो गए, गुजरात में तो आप कंटिन्यूस आप पावर में हैं, इशरत जहां करो, डे टू डे हियरिंग क्यों नहीं करवाते आप? कौन रोक रहा है? दूसरा, अगर आप इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, पहली बार शायद 70 साल में एक 2 फ्रंट सिचुएशन है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, और भारत के पास फुल टाइम रक्षा मंत्री नहीं है। माओवादी जो आतंकवाद है वो पनप रहा है। जिस दिन डोकलम शुरू होता है उसी दिन आपके नॉर्थ बंगाल में, उत्तरी बंगाल में गोरखालैंड का एजिटेशन शुरू हो जाता है। त्रिपुरा जो 1987 से शांत था, वो त्रिपुरा भी भड़क गया है। तो पिछले 3 साल में अर्थव्यवस्था का भी इन्होंने नाश कर दिया है, और आंतरिक सुरक्षा भी पूरी तरह से। ये इनका आपके पास फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, मैं मानता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं है, लेकिन आपके पास फुल टाइम आर्मी